नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हर हफ्ते की तरह हाजिर है। हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है और इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको यूके में रहते हुए किसी किस्म के इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स से वास्ता है तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके कोई और भी कानूनी मसाइल हैं तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया 6 से 7 बजे के होता है ट्यूसडे को, और मेरी हमेशा प्रोग्राम के शुरू होने में चंद बातें होती हैं जो मैं हमेशा कहता हूं, और उन्हीं बातों के से स्टार्ट करूंगा अपना प्रोग्राम। सबसे पहले ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है इस प्रोग्राम में तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स भी इस प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें बराए मेहरबानी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो उसके बाद भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेहतर यही होता है कि अपने केस से रिलेटेड जो है डिटेल में किसी भी वकील के पास जाके डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि वक्त मुझे इस प्रोग्राम में इजाज़त नहीं देता कि मैं डिटेल में आपसे आपका पूरा केस डिस्कस कर सकूं। मैं आपको जितना पॉसिबल होता है मैं गाइड कर देता हूं, लेकिन कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। ये तो नाज़रीन वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा इंशाल्लाह। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है और उसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन मैं जो भी कोई अपडेट्स आती हैं उस सिलसिले में इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड मैं वो भी देता रहता हूँ। जिस तरह लास्ट वीक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था ब्रेग्ज़िट से मुतल्लिक कि यूके की पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि वो प्रोसेस जो है वो ब्रेग्ज़िट का जो प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट का इरादा है कि मार्च के एंड में वो स्टार्ट कर लें, वो नोटिफाई कर दें यूरोपियन जो हुकूमतों को। तो ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। तो अभी तो मामला पार्लियामेंट में है। इस सिलसिले में अगर कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह अपने प्रोग्रामों में ज़रूर उसका बताऊंगा। लेकिन यूरोपियन जो नेशनल्स हैं या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं यूके में रह रहे हैं उनको इस सिचुएशन के हिसाब से ज़रूर कोई ना कोई एप्लीकेशन जो उनकी बनती है वो करनी चाहिए ताकि उनको बात को कोई प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, वंस अगेन हमारा नंबर स्टूडियो का स्क्रीन पे आ रहा है और आप इसी नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के पहले कॉलर की तरफ चलता हूं और उनसे बात करता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मेरा नाम शहजाद है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी कि मेरे पास रिटेन्ड ऑफ राइट है। सॉरी, आपके पास क्या है? और मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी आवाज़ जी बिल्कुल आ रही है। आप बोलिए, क्या आपका सवाल है? जी, मेरा स्टेटस है मेरे पास रिटेन्ड ऑफ राइट। अच्छा, रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस। जी जी। तो मैंने अपनी उसके बाद मैंने शादी की थी पाकिस्तान से, तो अपनी वाइफ का ऑलरेडी मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरे सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप स्पाउस एप्लीकेशन करें। तो मैंने ऑलरेडी स्पाउस एप्लीकेशन कर दी हुई है 2 महीने से, और मुझे अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। वो कह रहे हैं, मैंने 1-2 दफ़ा कॉन्टैक्ट भी किया है, तो उन्होंने कहा कि आप का केस डिलेड शो हो रहा है फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। अब मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं ई रोड पे हूँ। मैंने कोई गूगल सर्च किया, उसके मुताबिक मुझे उनका वीज़ा अप्लाई करना चाहिए था एज ए ई फैमिली मेंबर, क्योंकि मेरे पास रिटेन्ड ऑफ राइट है। तो मैंने फीस भी 1300 पाउंड 1395 पाउंड बल्कि 1400 पाउंड से फीस पे कर दी है प्रीमियम सर्विस के थ्रू। तो आप प्लीज काइंडली मुझे ये बताएं कि एट दैट मोमेंट मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, इस मोमेंट पे इन हालात में तो फ़िलहाल अभी आप वेट ही कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन की है, जिस तरह आप वो फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं आपकी जो एप्लीकेशन की, तो फ़िलहाल तो सवाए वेट करने के, और अभी आप मुझे बता रहे हैं कि 2 महीने का टाइम हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ। मेरा अपना ख्याल ये है
कि आप फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करें, एक आध महीना एटलीस्ट, होपफुली उस वक्त तक कोई डिसीजन आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो अपने सोलिसिटर के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन से कि वो एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस करें, क्योंकि आपने प्रीमियम सर्विस का जो है वो फ़ीस पे की है। तो होपफुली उनका जैसे कि मैंने कहा विद इन अ मंथ और सो डिसीजन आ जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आप अपने लोकल एमपी से भी रब्ता कर सकते हैं और वो भी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम शाहिद है, मैं ब्रेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी शाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, दो छोटे छोटे सवाल है, जरा मैं टीवी पे सुन लूंगा आवाज जी जी खोल के, जी सवाल आप सुन लें। जी जी एक तो ये कि जो आजकल ईयू के जो मेंबर्स हैं, मतलब जब वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना टाइम पूरा होने पे, तो रफली कितना टाइम लग रहा है? हम्म और दूसरा सवाल ये है कि मेरी बीवी जो कि यूरोपियन नेशनल है, उसको मेरे साथ रहते हुए अब 9वां साल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस यानी पहले जो 3 साल हमने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे भेजे थे, तो उन्होंने 5 साल का वीजा दिया हमें, और फिर वो 5 साल का वीजा मुकम्मल हुआ तो मैंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया। लेकिन उसको मेरे साथ रहते रहते ही तकरीबन उसने पौने 6 साल मुतवातर एक जगह पे जॉब की, और फिर हम लोग मूव हुए उधर से, तो इधर ब्रेडफोर्ड आए, तो फिर 4 महीने का गैप आया। तो क्या पौने 6 साल काम करने के बाद और 4 महीने गैप के बाद फिर 1 साल तकरीबन हो गया मेरी वाइफ को जॉब करते हुए, तो इस पे कोई मेरे केस पे असर पड़ेगा, या वो पौने 6 साल वाले स्पैन को देखते हुए 5 साल की लिमिट में वो मुझे वीजा दे देंगे परमानेंट? बस ये सवाल है, अगर आपने कुछ मुझसे पूछना तो पूछ लें। जी मुझे ये बताएं मैं फिर टीवी कि पे मुझे सुनूंगा। हमें पूछना है आपसे, मुझे ये बताएं कि जब आपने परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन की तो उस जी, दौरान ये जो पौने 6 साल का जो टाइम आप बता रहे हैं, ये उस वक्त पौने 6 साल का टाइम हुआ था और उसके बाद वो 4 महीने का गैप आया है, या उससे पहले का गैप है 4 नहीं महीने नहीं का? नहीं नहीं नहीं, जब मुझे उन्होंने 5 साल का वीजा दिया था ना, हम्म। तो उससे 1 साल पहले वो ये जॉब कर रही थी, ठीक अच्छा। है? और फिर वो आगे 5 साल भी वो जॉब करती रही, हम्म और फिर ये जो अब अप्लाई किए ना, तो पौने 6 साल मुतवातर वो जॉब कर चुकी हैं, और अब फिर दोबारा 4 महीने के गैप के बाद उन्हें 1 साल हो गया जॉब करते। लेकिन जो वो पौने 6 साल के बीच में मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ था 5 साल का ना, ये जो वीजा उन्होंने दिया होता 5 इयर्स का, जी। अब वो पूरा हुआ था, मैंने अप्लाई किया। तो एक बीच में स्पैन ऐसा है जो पौने 6 साल मुतवातर जॉब है, फिर 4 महीने का तो गैप, जब और अब 4 फिर महीने 1 साल जो पूरा 4 हुआ। महीने का जो गैप आया है, उस दौरान वो जॉब ढूंढ रही थी, कोई बेनिफिट्स ले रही थी, क्या सिचुएशन थी? नहीं नहीं, वो 4 महीने का गैप की वजह ये है कि उनके फादर की तबीयत खराब हुई थी, तो हम 3 महीने के लिए उनके फादर के पास उनकी कंट्री चले गए थे, हम्म। और उधर से वापस आके फिर जॉब ढूंढी और जॉब कर ली। हाँ देखिए, इसमें बिल्कुल आप रखना चाहें तो आप टीवी पे सुन सकते हैं। मैं जी उम्मीद करता हूँ आप टीवी पे सुन रहे हैं। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था, जो टाइम है वो तकरीबन 6 से 8 महीने का आमतौर पे लग रहा है आजकल, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है परमानेंट रेजिडेंस के लिए, जो ईईए के। और जो दूसरा आपका सवाल है, अगर 4 महीने का गैप है, अगर तो इस चीज़ को वो जस्टिफाई कर सकती हैं कि वो जॉब ढूंढ रही थी या जॉब सीकर ले रही थी, तो फिर तो आम तौर पे वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो वापस चली गई थी और आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेडिकल बेसिस पे उन्होंने काम नहीं किया, और अगर ये पॉइंट होम ऑफिस उठाता है, तो आप फिर उनकी डिस्क्रेशन हो जाती है कि अगर वो 4 महीने के लिए अपने फादर के पास गई थी, जॉब उनकी चल रही थी, छुट्टी लेके गई थी, या जॉब ख़त्म थी, और फिर आके उन्होंने नई जॉब तलाश की थी, जो मुझे लगता है कि ये सेकंड वाली बात है कि उनकी जॉब ख़त्म थी और फिर उस आके उन्होंने नई अगर ऐसी बात है तो इस बेसिस पे होम ऑफिस ऑब्जेक्ट कर सकता है आपके परमानेंट रेजिडेंस के लिए। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल तो आपने एप्लीकेशन की हुई है और कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आमतौर पे 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है, तो इंशाल्लाह होपफुली डिसीजन आ जाएगा और होपफुली आपके फेवर में आएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? जी, मैं सिद्रा नाम है मेरा। जी जी बोलिए। सर, अगर असाइलम की अपील हमारी डिसमिस हो जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होती है? देखिए, अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से डिसमिस हो गई है और अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसकी बेसिस पे अपर ट्रिब्यूनल में जाया जा सके, वो तो आपको आपका वकील डिसीजन देखने के बाद ही कोई वकील बता सकता है जो डिसीजन है। तो वही अपर ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं, और
अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई नया एविडेंस है, नई इन्फॉर्मेशन है, तो उस बेसिस पे फ्रेश एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे। इसमें मेरा मशवरा ये है कि किसी वकील के पास जाके अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही आपको कोई फिर वो मशवरा दे सकते हैं ना। ओके, लेकिन ये है कि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है। जो हमारे पास थे वो हम पहले दे चुके हैं, उसके बाद कोई मजीद हमें नहीं लगता कि हैं। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मुझे 7वां साल है यहाँ पे। अच्छा, और आपके कोई बच्चे भी हैं? नहीं आप और आपके हस्बैंड हैं? जी, मैं और मेरे हस्बैंड। जी, अगर आपके पास कोई और एविडेंस या कोई ऐसी मज़ीद वो नहीं है तो फिर तो आप दोबारा से फ्रेश असाइलम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें अपने जो 7 साल की बेसिस पे या जितना जो प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे तो वो करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को 14 साल हो चुके हैं यहाँ पे। जी, तो वही तो फर्दर रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, और बेहतर है इस सिलसिले में किसी वकील से रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं? जी, मैं महविश बात कर रही हूँ। मुझे आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर आप आंसर दे दीजिएगा। जी जी। मैंने ये पूछना है कि मैंने असाइलम क्लेम किया हुआ लेकिन मेरा डिसीजन नहीं आया, तो क्या मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अप्लाई कर सकती हूँ? क्योंकि और दूसरा क्वेश्चन है, मुझे 2 साल हो गया मेरा फाइनल इंटरव्यू सब वो असाइलम क्लेम किए हुए, फाइनल इंटरव्यू 1 साल हो गया, ओवरऑल 2 इयर्स हो गए हैं, मुझे डिसीजन नहीं आया। तो अगर साथ वो मैं अपने बच्चे के बेस पे अप्लाई करती हूँ, 7 इयर्स जब हो जाएंगे तो उसके कितनी देर बाद मेरे बच्चे को और मुझे जो है वो इंडेफिनिट के लिए मैं एलिजिबल होंगी? देखिए, जहाँ तक आपके चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का ताल्लुक है तो वो जो है वो तो उन लोगों को मिलता है जिनके पास यहाँ पे लीव हो, ठीक है ना, यहाँ पे रहने की इजाज़त हो। तो अगर आपके पास अभी आपका मामला असालम पे चल रहा है, अभी केस डिसाइड नहीं हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो मिलेगा, ठीक है। जो तो इसके लिए आप मेरा नहीं ख्याल कि अप्लाई कर सकती हैं। जो आपका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या था आपका? कि अगर मैं अपने बच्चे की बेस पे 7 इयर्स अप्लाई करती हूँ तो फिर उसके कितनी देर बाद मेरा बच्चा और हम पेरेंट्स जो है वो इंडेफिनिट के लिए देखिए, इंडेफिनिट अगर आप 7 इयर्स की बेसिस पे अप्लाई करती हैं ना, तो अगर आपको जो मिलता है वीज़ा, तो आमतौर पे वो लीव टू रिमेन, लिमिटेड लीव टू रिमेन 2.5 साल की होती है, जिसमें आपको 10 साल कंप्लीट करने होते हैं। वो जब बेबी को भी जी 10 जब अगर जी बिल्कुल, अगर उससे पहले आपको इंडेफिनिट मिल जाए तो फिर एक अलग सिचुएशन है कि बेबी को आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कानून है वो ये है कि जब आपको लिमिटेड लीव टू रिमेन जो 2.5 साल की 10 ईयर रूट की मिलती है 7 साल की, उसमें तो उसमें आपको 10 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं। अगर आपको इंडेफिनिट मिल जाता है और उस दौरान बेबी जो है आपका वो अंडर 18 ही है, तो बेबी को इंडेफिनिट करने के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो डायरेक्ट फिर रजिस्टर, अगर वो यहीं पे पैदा हुआ है तो डायरेक्ट आप उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए वो रजिस्टर करा सकती हैं। अच्छा जी, वो यहीं पैदा हुआ है लेकिन मिलेगा उसको भी 10 इयर्स के बाद ही? हाँ, लेकिन उसको 10 इयर्स के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर कानून यही हुआ तो 10 इयर्स के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने लिए अप्लाई करेंगे, आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा तो उसको आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करा सकेंगी। लेकिन ये 10 साल के बाद पता नहीं क्या कानून होगा, ये तो अभी के कानून में बता रहा हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। मेरा असाइलम केस इन्होंने रिफ्यूज़ किया था 2012 में, और मुझे 2.5 साल की डिस्कशन लीव दी थी, वही 10 ईयर रूट जो है जी। और मुझे सिर्फ पूछना ये था कि अब पासपोर्ट भी मेरे पास उन्होंने कहा था कि जी आपको ज़रूरत नहीं है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की, आप अपना इंडियन पासपोर्ट ही रखें और बनाएं। तो मुझे पूछना ये था कि क्या मैं इंडिया ट्रैवल कर सकता हूँ, और मेरी एक्सटेंशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा असाइलम केस उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था डीएल पे। जी मैं इंडिया जाऊँ तो क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, आपका असाइलम केस उन्होंने रिफ्यूज़ किया, आपको जो 10 इयर्स रूट पे डाला है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ है वो आपको प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे या आर्टिकल 8 की बेसिस पे दी है, ऐसी बात है? उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने किस बेस पे दिया है। वो आपके ये क्या आप अपील पे हुआ था, उस पे हुआ था? हम लोग जुडिशियल रिव्यू में थे, तो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के बजाय हमें कहा कि हम आपका केस रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, जी। तो आप लोग मतलब आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं और क्या? जी, मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे और मिसेस थी। और बच्चों की एज क्या थी उस वक्त?
उस वक्त बच्चों की एक बच्चा जो है वो तकरीबन 2.5 साल का था और एक बच्चा तकरीबन 5 साल का था। और कितना अरसा हो गया था आपको रहते हुए यहाँ पे टोटल? मुझे वैसे तो 2005 में मैं आया था एज एन वर्क परमिट पे, लेकिन असाइलम क्लेम किया था मैंने 2010 में। तो और आपको ये 2012 में किया था? लीगल था। 2010 में मैंने असाइलम क्लेम किया था, तो 2012 में उन्होंने मुझे केस। अगर आपको असाइलम, देखें, आपको आपका असाइलम का केस जिस आप बता रहे हैं वो रिफ्यूज़ किया था। अगर आपको असाइलम का केस रिफ्यूज़ किया था, 10 ईयर रूट पे डाला है आपको, जो मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है वो यही है कि आपको प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे जो आपने टाइम गुजारा था प्लस आपके बच्चे थे उस बेसिस पे उन्होंने आपको दिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप इंडिया जाते भी हैं तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको असाइलम का केस तो नहीं, इन एनी केस वो आपका रिफ्यूज़ हुआ था, तो आप वापस जाएं तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके जो बाकी एक्सटेंशन के पे, फ्यूचर की एक्सटेंशन पे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी, कौन बोल रही है? जी मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। मेरा नाम मिसेस कलीक है। जी जी। मुझे 2011 में डिस्कशन लीव मिली थी 3 इयर्स की, और उसके बाद मैंने एक्सटेंशन करवाई है 3 इयर्स की। अब 2017 में मेरी एक्सटेंशन खत्म हो रही है अप्रैल में। जी। मुझे मालूम करना था कि मुझे इसके लिए इस टेस्ट देना होगा B1 और लाइफ इन द यूके, बट लाइफ इन द यूके में पास कर चुकी हूँ। देखें, डिस्क्रेशनरी लीव जिनको पुराने रूल्स के बेसिस पे मिली है जो कि आपके साथ है 3-3 साल की, और वो 6 साल की बेसिस 6 साल बाद आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करती हैं डिस्क्रेशनरी लीव पे पुराने रूल्स के हिसाब से, तो उन लोगों को लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडेफिनिट जब आप अप्लाई करते हैं। अगर आपने लाइफ इन द यूके किया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन इनडेफिनिट के लिए जब आप अप्लाई करती हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है आपके केस में। हाँ, जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगी तो फिर आपको लाइफ इन द यूके इंग्लिश दोनों चीज़ें वो आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है? जी मेरा नाम समीना है और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। क्या सवाल है आपका? मुझे अपने भाई के मुतालिक सवाल पूछना है। मेरे भाई की शादी एक यूरोपियन लड़की जो कि हमारी रिश्तेदार है उससे हुई थी, और उनको उसकी बेस पर 5 साल का वीज़ा मिला। तो अब 5 साल उनके कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो लेकिन उनकी बीच में डिवोर्स का प्रोसेस भी चल गया। तो जो है वो जिस घर में रह रहे हैं ना, मतलब मेरी भाभी रह रही है, तो वो उस घर का एग्रीमेंट वगैरह वो सब मेरे भाई के नाम पर है। अब उनकी डिवोर्स हो रही है और मेरे भाई ने जो है ना वो इंडेफिनिट डालना है। तो हाँ, वो क्योंकि जब उनका डिवोर्स हुआ तो हो रही थी, तो मेरे भाई ने मेरे घर आके रहना शुरू कर दिया था। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि मेरा भाई जब इंडेफिनिट के लिए डालेगा, तो क्योंकि वो तो उस घर से डिवोर्स के बाद अब चली जाएंगी, तो क्या ये मेरे घर का एड्रेस देगा जितना असर है, या फिर ये अपने उसी घर का देगा जिस घर में इसकी वाइफ है? देखिए, बात पहले इंडेफिनिट की है आपके, मैं टीवी पे सुन लेती हूँ। जी देखें, बात पहले इंडेफिनिट की है। अगर आपके भाई की और भाई की शादी को कम से कम 3 साल गुजर चुके हुए हैं और 3 साल बाद डिवोर्स के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं और डिवोर्स होती है, उसमें कम से कम साल ये इकट्ठे रहे हैं, और आपकी जो भाभी हैं वो थ्रू आउट इन 3 सालों में जो शादी के थे वो काम करती रही हैं और डिवोर्स के वक्त भी काम कर रही थी, तो तब आपके भाई जो है वो तब भी इनडेफिनिट के लिए नहीं, उसको हम रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं और कर सकते हैं आपके भाई। और अगर जब उनको 5 साल हो जाते हैं तो फिर वो इनडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन है। तो ये तो बात, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस वक्त एड्रेस वो कौन जिधर वो रह रहे थे वहाँ का एड्रेस दें, लेकिन जो अगर वो आपके पास रह रहे थे तो वहाँ का एड्रेस होगा, अगर अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे तो वहाँ का एड्रेस होगा।
लेकिन रिक्वायरमेंट्स बहरहाल ये हैं। मेरा मशवरा ये, आप अपने भाई को बोलें कि वो किसी वकील के पास जाके और फिर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें मसला ये है कि अगर वो कोई गलत किस्म की एप्लीकेशन दे देते हैं तो वो पूरा उनका वो ख़ास तौर पे आजकल जो ब्रेग्जिट हो रहा है उन हालात में वैसे ही टाइट है, इमिग्रेशन वालों ने मतलब होम ऑफिस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो उस बेहतर है कि उस सही एप्लीकेशन उनकी हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं सलीम बात कर रहा हूँ लीड से। जी सलीम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैंने ये पूछना था कि हमने जो है ना वो डीएल डिस्क्रिशनरी मिली थी मेरी मदर इन लॉ की वजह से, जो उनकी वफात के बाद जो है वो जो हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया 2016 में, तो उन्होंने भी 2017 में उसको वो रिफ्यूज कर दिया है, जिसका जीआर अभी पेंडिंग है। तो अभी पूछना ये था कि जीआर पेंडिंग में है और इस साल 2017 के सितंबर में मुझे 10 साल हो जाएंगे, तो अगर मैं आईएलआर के लिए जाना चाहता हूँ तो मेरी जो जीआर पेंडिंग है उसके होते हुए क्या मैं ये कर सकता हूँ? देखिए जब आप जी पहले क्वेश्चन की जो बात है, जब एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी जिसका जीआर पेंडिंग है, तो अपील का राइट मिला था? अपील का राइट नहीं दिया था, इसीलिए जीआर इसीलिए जीआर किया ना। तो जब अगर अपील का राइट नहीं मिला था तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले उससे पहले थ्रू आउट लीगल भी रहे हैं, जब आपका अपील का राइट आपको नहीं मिला था तो आपका वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपने जीआर एप्लीकेशन कर भी दी तो उससे आपका वीज़ा, पुराना वीज़ा, वो लीगल जो आपकी रेजिडेंसी है वो कंटिन्यू नहीं होती। तो इसलिए जो उसके बाद आपके 10 साल पूरे, जो साल डेट जो भी पूरा हुआ है और 10 साल, आप उसको 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस में शामिल नहीं कर सकते अनलेस एक्सक्यूज मी अनलेस कि जीआर का फ़ैसला आपके हक़ में होता है और अगेन उसमें वो आपकी रेजिडेंसी को लीगल वो करते हैं, तो फिर वो आपका 10 ईयर्स का उसमें आएगा। अदरवाइज़ जो है, जैसा कि मैंने कहा है, आप वो 10 ईयर्स की बेसिस पे नहीं अप्लाई कर सकते, लॉफुल रेजिडेंस की बेसिस पे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? कमरान बर्मिंघम से। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे दो सवाल छोटे छोटे हैं। जी बोलिए कमरान साहब। एक तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है, वो बिहाफ ऑफ माय पार्टनर के ऊपर, और मुझे वो मिला था, मेरी बच्ची भी है एक, क्योंकि मैंने किसी यूरोपियन लड़की से शादी की हुई थी। शादी नहीं, मेरे पार्टनर की बेस के ऊपर वीजा मिला था। मुझे पूछना ये है कि मुझे उस लड़की के साथ रहते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और मुझे वीजा जो मिला इसी साल मिला, अभी तकरीबन 1-2 महीने हो गए। क्या मैं जब मुझे रहते हुए 5 साल हो जाए उसके साथ में क्या इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं जब भी अगर मैं इस मुल्क से बाहर जाऊँ, मसलन यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो मुझे क्या वीज़ा लेना पड़ेगा या बगैर वीज़े के जाना पड़ेगा? और तीसरा ये है कि मैं अभी हमारी बांध नहीं रही, हमारी एक बच्ची भी है, तो क्या मैं अगर वो हम सेपरेट हो जाएं तो हमारा क्या वीज़ा मिल सकता है या क्या चांस है प्लीज? जी देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है ना, तो उस पर मुझे ये आप बताएं कि 4 साल से आप लोग रह रहे हैं लेकिन वीज़ा आपको अभी मिला है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपने पहले की थी वो, और वो डिसाइड लेट हुई है, या क्या वजह आपने डिसाइड वो एप्लीकेशन लेट की है? हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं जा चुके हैं। बहरहाल जो उनके सवाल अगर जो मुझे समझ पड़े हैं उस हिसाब से फिर यही है कि अगर 5 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपने एप्लीकेशन भी पहले की थी और लेट डिसाइड हुई है, तो फिर जब 5 साल पूरे हो जाते हैं आपके इकट्ठे रहने पे, तो आप इनडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक था, आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो तीसरा सवाल है, अगर आपकी नहीं बन रही अपनी वाइफ से, आप अलहदा होते हैं, तो फिर आप रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी जो पार्टनर है वो थ्रू आउट काम करती रही हैं, और तब आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस मतलब वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर यह है किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो जी सर, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। जी बोलिए। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने जैसे ह्यूमन राइट के बेसिस पे मैंने अप्लाई किया था 2014 में, लिव इन रिमेन इन यूके सॉरी। तो उन्होंने जैसे मेरा जो सोलिसिटर था उसने मेरा तो कोई एड्रेस उनको शो नहीं किया था, किया था, लेकिन वहाँ पे जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होता था वो मेरे एड्रेस पे नहीं आया कि लाइक वो जो भी पेपर्स वगैरह मंगवाते थे। तो उन्होंने जैसे जो एक लेटर भेजा था वो था सर्च वारंट, जो मेरे घर पे एड्रेस पे आया था जी।
तो जो मेरा सोलिसिटर है वो मुझे ये कहता है कि आपका जो केस है वो स्टिल जो है वो पेंडिंग है, वो आपका केस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका आप मुझे नहीं, बता सकते हैं कि इसका सर्च मतलब वारंट क्या है? जी, सर्च वारंट से क्या मतलब, उन्होंने क्या आपको क्या आया अभी? उन्होंने मुझे सर्च वारंट भेजा था, वो भेजा था उन्होंने मुझे 2015 में, जैसे जुलाई में भेजा था। जैसे 2014 में मैंने अपनी फाइल सबमिट की थी, तो तब से लेके जैसे मुझे उनका कोई एक ही लेटर आया था कि जैसे उनको कि मेरा फाइल जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो मेरा जो प्रोसीजर है वो अच्छा, जैसे जो शुरू हो जो चुका आपने है, वो जो लेटर आया था। जो आपने एप्लीकेशन की थी अपने सोलिसिटर के थ्रू, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट आई थी, कोई होम ऑफिस की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट आई थी कि जी आपकी जी, एप्लीकेशन वही मैं कंसिडर कर आपको रहे बता हो? रही हूँ ना कि एक लेटर आया था उनका कंफर्मेशन का कि आपका जो केस है वो जैसे ह्यूमन राइट के बेसिस पे लग चुका है, तो हम आपको लेट नो करेंगे जल्दी, ये वाला उनका लेटर आया था। और उसके बाद 2015 में जैसे मेरी शादी हो गई थी, तो तब मैं उस घर में नहीं थी, तो वहां पे मेरे नाम पे सर्च वारंट आया था। तो तब मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे बताया कि आके तुम्हारे नाम पे यहाँ पे सर्च वारंट आया है। तो मैंने अपने सोलिसिटर को बताया तुरंत, तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे सोलिसिटर ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने सर्च वारंट किस बेसिस पे भेजा है, मुझे नहीं ये पता, लेकिन फिर उसने मुझे ये बोला कि हाँ कि आपका जो केस है वो स्टिल जो है वो लगा हुआ है, वो ऐसे ही सर्च वारंट जो है देखिए, उन्होंने पहली भेज बात दिया। तो ये है, पहली बात तो ये है कि अगर आपका केस चल रहा है तो आपका एड्रेस जो होम ऑफिस के पास अगर गलत है तो उसको सही होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो आप मुझे सिचुएशन बता रही हैं कि कंफर्मेशन लेटर आया था होम ऑफिस से शुरू में, लेकिन आपका सोलिसिटर अभी भी ये कह रहा है कि आपका केस चल रहा है, तो वो अच्छी बात है अगर उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उन्होंने आपको साइन करने के लिए बुलाया हो, साइनों पे बुलाना चाहते हो और आप उसमें ना गई हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने आपको जो भी वो लेटर वगैरह भेजा है। लेकिन आपके सोलिसिटर को चाहिए कि वो उनसे एड्रेस भी ठीक करें और उनको लिखें कि ये आपने भेजा है मेरे क्लाइंट को, ये किस खाते में भेजा है, इनकी एप्लीकेशन चल रही है, तो आप ज़रा क्लैरिफाई करें, तो होम ऑफिस उनको बता देगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, अगर आपका बंद कर दिए। जी जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, शायद बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी जी अभी मैंने वो यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की थी आपसे, 4 महीने के गैप की। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने ये पूछना था कि चले अगर वो ये ना कंसिडर करें और 4 महीने के गैप को मान लें, तो फिर वो मुझे कौन सा वीजा देंगे? वो फिर आपको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड देंगे, 5 साल का वीज़ा देंगे अगर आपकी वाइफ काम कर रही है, फिर वो आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं, क्योंकि जब आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ता है यूरोपियन उसकी बेसिस पे कि आपकी वाइफ जो है या पार्टनर जो हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 ईयर से अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। अगर उसमें ब्रेक आती है तो फिर वो उसको 5 ईयर्स कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है, तो फिर आपको 5 साल का मजीद वो रेजिडेंस कार्ड दे देंगे अगर आप की वाइफ फिर भी काम कर रही हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा नाम प्रीत है और मेरा सवाल ये है आपसे, बेसिकली मैंने शादी करी थी 2012 में, और उसमें क्या हुआ, मेरे को इन्होंने होम ऑफिस ने 5 साल का वीज़ा दिया था। उसके बाद मैं उस वीज़े पे ही रह रहा था, तो उसके बाद 5 साल का वीज़ा मिलने के बाद जब भी 3 साल से ऊपर हो गए थे, 3.5 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, फरवरी, मतलब मेरा दिसंबर 2012 में शादी हुआ, उसके बाद फरवरी में हमारे में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और वो सेपरेट रहना शुरू कर दिया ना। कितने अरसे बाद? 3.5 साल बाद। तो हमारा आपस में बनने नहीं लगी, तो थोड़ा सा जैसे सेपरेटेशन होगी दोनों की। जी जी। तो हम अलग रह रहे थे, तो मैं सोच रहा था चलो कोई नहीं, धीरे धीरे बनी जाएगी बात। तो मैंने डिवोर्स नहीं डाला पहले, तो मैंने 2 महीने तक वेट करा ना। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन होम ऑफिस उनके घर में चले गए और जाके होम ऑफिस वाले बोल रहे कि तू बता तेरी कि तुम कौन हो, कैसे हो, मतलब वैसे ही चले गए और उसके घर में चले गए, किसी को ढूंढ रहे थे लेकिन उसको उधर मिल गए ना। तो बोल रहे कि तू को इधर क्या कर रही है ना, तो तुम कौन हो? बोले मेरा ये नाम है। तो बोले कि ये ओके, तो बोले तुम इधर क्या? बोले फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। तो बोले कि तेरा मेरी आईडी वगैरह शायद रहेगी उसके पास। तो बोले कि ये गुरप्रीत सिंह कौन है ना जी। तो वो बोल रहे थे, तो उसने क्या बोला आगे से कि
मेरा हस्बैंड है, वो बोले नहीं तू झूठ बोल रही है, ये वो तेरी तो ना शादी नकली है, हमारे पास सही तरह बता दे तेरी शादी नकली है। तो वो मेरे से थोड़ा सा गुस्से में थी और उसने ऐसे बोल दिया कि हाँ मेरी शादी गलत है, ये है वो है। तो बाद में क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो मैंने अप्रैल में फिर डिवोर्स का केस डाल दिया था ऑलरेडी। तो जून जुलाई के बाद मेरे पास आए होम ऑफिस वाले, बोले कि ऐसे ऐसे तेरी वाइफ ने बोला है कि तुम्हारी शादी गलत है। मैं बोला नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकती है, बिकॉज वो तो नाराज है ना, तो कुछ भी बोल सकती है, तो मैं उसमें तो कुछ नहीं बोल सकता ना। तो बोली कि उन्होंने बोला कि नहीं हम तेरा वीज़ा कैंसिल कर देंगे। तो उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल करके भेज दिया। और मैंने क्या किया फिर, उन्होंने मेरे को अपील करने के लिए राइट दिए, तो मैंने अभी अपील कर रखी है। तो अभी केस चल रहा है, तो अभी तक तो कोर्ट की डेट नहीं आई। तो सर जी मैंने ये पूछना था, जब अभी मेरे पास जैसे प्रूफ, एड्रेस प्रूफ तो सारा कुछ है 3.5 साल का, और जो मेरी एक्स वाइफ है तो अभी मेरे साथ थोड़ा सा, उसको मैंने बोला कि तू ऐसे गलत नहीं बोल सकती ना, जो सही है सही बोल दे, गलत तो है ही नहीं, हमारा कोई ऐसा था ही नहीं, तू गुस्से में थी, वो अलग बात है, गुस्सा जो तेरा है तू वैसे निकालना, ऐसे मेरी जिंदगी खराब करने वाली बात है ना। तो वो बोली मैं कुछ भी बोल दूंगी तेरे को जब अभी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे आपके हिसाब से जब भी मैं कोर्ट में जाऊंगा, जेकर तो ये हक में मेरे करेगी तो वो तो अच्छी बात है, ना करेगी तो भी मैंने केस डाल रखा था पहले से, जैसे मैंने डाल दिया था तो फरवरी से मैं अलग रह रहा हूँ। आपके हिसाब से मतलब मेरे को जो मेरे एड्रेस प्रूफ है सारा कुछ मेरे पास है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड थी, इसकी इनकम जैसे 5,500 तक साल की है, तो नेशनल इंश्योरेंस तो उसमें बना नहीं था इतना, तो मैं क्या मतलब कर सकता हूँ और कुछ क्या हो सकता जो है आप कर सकते बताएंगे जी बिल्कुल। देखें जो आप को करना चाहिए था वो आपने अपील कर दी हुई है। अब इशू बाकी चीज़ें नहीं है कि जी वो काम कर रही थी नहीं कर रही थी, वो तो एक अलग चीज़ें हैं, वो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो मेन जो ऑब्जेक्शन है वो होम ऑफिस ने ये लगाया आपके केस में कि आपकी शादी जो है वो जेन्युइन नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आप कोर्ट में जाते हैं, आपकी जो वाइफ या एक्स वाइफ वो भी अगर जाती हैं कोर्ट में, तो फिर आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा आप दोनों को, और होम ऑफिस को प्रूव करना होगा कि जी ये शादी जेन्युइन नहीं है। अगर आपकी वाइफ और आप सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जी ये हुआ था जिसकी वजह से आपकी वाइफ ने ये बात कही थी जो मुझे जिस तरह आपने बताया, तो उसमें ऑब्वियसली वो जज अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जी हाँ आपकी शादी जेन्युइन है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बीच में आप लोगों की फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं, वो एक बात करती है आप कोई और बात करते हैं अपील पे, और जज ये डिसाइड करते हैं कि जी ये हाँ जी ये जेन्युइन मैरिज नहीं थी, तो फिर आपको मसला हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी वाइफ या एक्स वाइफ जो है वो अपील पे जाएं और सारा एक्सप्लेन करें जो हुआ था, और आप भी सारा एक्सप्लेन करें, तो होपफुली फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन एक ब्रेक का फिर से टाइम हो गया, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे, अब चूँकि प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी हेलो जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। प्लीज क्वेश्चन ये पूछना है मैंने कि जैसे आप बोल रहे हैं ना इंग्लैंड अलग हो रहा है, जी तो मेरे पास ना स्पेनिश पासपोर्ट है, जी मैं एनआरआई नंबर लेना चाहता हूँ, जी तो इसका कोई बेनिफिट नंबर लेने का है? लॉन्ग टाइम में अगर इंग्लैंड अलग हो सकता है तो उस नंबर की वैल्यू है उसके बाद? देखिए नेशनल इंश्योरेंस का जो एनआई नंबर की आप बात कर रहे हैं उसका मेन रीज़न तब होता है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और तब आपको मिलता है। अगर आपने वो काम नहीं करना और तो फिर आगे फ्यूचर में आपको एनआई नंबर का होना ना होना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए होता है ना जो यहाँ पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हाँ जी मलिक साहब। जी हेलो, मैं जाकिर बोल रहा हूँ, जाकिर खान। जी कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी मलिक साहब, मेरा नाम दलजीत। हेलो मेरे 2 बच्चे ने। हाँ जी आप जरा आपकी कॉल आप दोबारा से रिपीट करें जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैं दलजीत सिंह बोल रहा जी। मेरे 2 बच्चे ने इतने, एक 8 साल का एक 6 साल का है। हाँ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਜੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ
ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ सकता जितना? नहीं तो पासपोर्ट किधर है बच्चों के? पासपोर्ट नहीं है? नहीं, वो बच्चे इधर के बॉर्न है ना। तो बच्चों के पासपोर्ट आप नहीं बनवा सकते? अगर ये सवाल मेरा नहीं है, ये हजारों लोगों का, आप आज क्लियरली बताइएगा कि अगर हम पासपोर्ट देते हैं तो हमें रिमूव करना इधर से आसान हो जाता है, अगर नहीं देते हैं तो क्या वजह है? देखिए बिल्कुल आपकी बात जो है वो सही है, लेकिन आपके बच्चे यहाँ पे हैं, आपका 8 साल का जो जिस आप बता रहे हैं बच्चा है, तो आपकी एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, आपको रिमूव करना इतना आसान काम नहीं है। अब ये केस पे डिपेंड करता है कि किस केस में पासपोर्ट अगर देने से रिमूवल उनके लिए आसान होगा या नहीं होगा। बहरहाल आपके सिचुएशन में बेहतर ये है कि पासपोर्ट बना के आप उनको वो कर दें, आपके बच्चे यहाँ पे, आपको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही है? मैं स्मीना बात कर रही हूँ लंदन से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जाकिर साहब आपसे बात की थी, लेकिन आई थिंक आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे थे। मैंने अपने भाई के बारे में जो किया था, उनकी जो डिवोर्स थी ना वो 5 साल पूरे होने के बाद हुई है, और इन 5 सालों में मेरी भाभी जो है, जिनकी बेस पर मेरे भाई को 5 साल का वीजा मिला था, वो अपने ट्रीटी राइट पूरे करती रही हैं। लेकिन जब उन्होंने डिवोर्स डाली थी, वो सेपरेट हो गए थे, तो मेरी जो भाभी हैं वो उस घर में रह रही थी जो मेरे भाई के नाम पे एग्रीमेंट है, और मेरे भाई जो है वो मेरे घर में थे सेपरेशन के दौरान, तलाक के प्रोसेस में। लेकिन तलाक 5 साल पूरे होने के बाद हुई। अब वो मेरे भाई के घर से जा चुकी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि मेरे भाई ने तलाक के टाइम पे एड्रेस मेरे घर का दिया था और मेरे घर में रह रहे थे, तो अब जब उन्होंने इंडेफिनिट डालना है तो क्या वो अपने घर का देंगे या फिर मेरे घर का देंगे? मैंने आपको जवाब दिया था, इसका ये जवाब दिया था कि अगर वो आपके साथ रह रहे थे तो आपका एड्रेस देना चाहिए, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। देखिए मेन इशू ये है कि वो लोग अलहदा हो गए हुए थे और इकट्ठे नहीं रह रहे थे, और शादी को 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ था, और इस दौरान आपकी जो भाभी हैं वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही थी। तो मैंने यही जवाब दिया था पहले भी कि अगर वो आपके साथ, आपके भाई रह रहे थे, जिस दौरान वो आपके साथ रह रहे थे, तो वहाँ का एड्रेस होना चाहिए, जो कि सही सिचुएशन थी, और जब वो वापस अपने तरफ चले गए तो वहाँ का, और उसको एक्सप्लेन करते हैं जो भी एप्लीकेशन करते हैं वो, कि जो सिचुएशन हुई थी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है। मेरा वाइफ इधर आया था स्पाउस वीजा में, बट नेक्स्ट ईयर और 1 साल रह गया, उनको वीजा का एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है। बस इस टाइम पे मैं काम भी छूट गया ना जी, मैं जॉबलेस हो गया। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है, बट मैं 18,600 मेरा ये जॉब था अनटिल लास्ट वीक, और अभी मैं जॉबलेस हो गया था उधर से। तो अभी एक्सटेंशन का टाइम में अभी वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, तो क्या हैपन होगा? देखिए अभी तो आपकी वाइफ के वीजे को साल का टाइम रहता है ना, ये तो आपके पास अभी तो टाइम है। जब आपकी मतलब क्योंकि अभी साल का टाइम रहता है ना, जब भी आपकी वाइफ अप्लाई करती हैं तो उनको पिछले 6 महीने तक जो है वो शो करना है कि 6 महीने की पे स्लिप्स आपकी और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स या वो काम कर रही हैं जो भी। तो अभी चूंकि टाइम है तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपको 18,600 की आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। अगर वो नहीं कर सकते आप, और अगर आप लोगों के बच्चे हैं, बच्चे ब्रिटिश हैं, तो फिर भी आपकी वाइफ को चांस ये है कि वीज़ा मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी अगर आप 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं भी पूरी कर सकते। लेकिन फिर शायद उनको वो 10 साल के रूट में डाल देंगे, यानी कि अभी आपकी वाइफ के पास स्पाउस वीज़ा है, तो अभी 5 साल बाद स्पाउस वीज़े पे गुजारने के बाद वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते और आपके बच्चे भी हैं, वाइफ आपकी अपने मुल्क नहीं जा सकती, तो आपको वीज़ा तो फिर भी शायद मिल जाए एक्सटेंशन का, वो 10 साल के रूट पे, लेकिन वो फिर अभी 5 साल बाद इंडेफिनिट के लिए नहीं अप्लाई कर सकेंगी, बल्कि वो 10 साल उनको पूरे करने पड़ेंगे इस वीज़े पे, फिर वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगी। तो चूँकि अभी आपके पास साल का टाइम रहता है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, अभी टाइम काफ़ी रहता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं कमरान, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात की थी, मैंने बोला था पार्टनर के ऊपर जो मुझे वीज़ा मिला है। जी बिल्कुल, बीच में आपका फोन फिर शायद जी खत्म हो गई थी। कॉल कट गई थी। अच्छा, वो जो मैंने अप्लाई किया था 2013 में, पहली बार केस मैंने अप्लाई किया था होम ऑफिस में, और उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया था, और फिर उधर से रिफ्यूज करते करते 3 बार उन्होंने रिफ्यूज किया। मैंने कोर्ट से अपील विन की है, तो मुझे वीजा मिला उन्होंने। तो इस चीज को इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आप पिछले 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, 4 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, वो एक्सेप्टेड बात है? जी एक्सेप्ट किया ना, 3 साल से मैंने 4 साल से हम रह रहे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अनमैरिड बेसिस के ऊपर हमें वीजा मिला, कोर्ट से मिला है। हमारी एक बेबी भी है। जी। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं भी, जब मेरे 5 साल अनमैरिड का, उसमें ये सिचुएशन होती है कि अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं कि जी आप 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, और आपकी जो पार्टनर है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी थ्रू आउट, इसमें तो फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी मुझे ये पूछना है कि क्योंकि वो ट्रीटी राइट अप्लाई कर रही है, और हमारे पास प्रूफ वगैरह, हमारे पास टैक्स के सब पेपर दिए। हाँ, तो फिर आप कर सकते हैं। जी, अगर हमारी आपस में नहीं बनती है तो क्या हम बेबी के बिहाफ पे ऊपर वीजा ले सकते हैं? हाँ, लेकिन उसमें फिर ये परमानेंट रेजिडेंस का नहीं होगा, वो रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस जिसे हम कहते हैं। जी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, कॉल में खबर ड्रॉप हो गई है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जाकिर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं साथी खिलौने से बोल रहा हूँ। जी, मेरा 3 सवाल है आपके पास, लेकिन ये सवाल पूछने से पहले मैं जो इमिग्रेशन हिस्ट्री था उसको संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। जल्दी बताएं क्योंकि टाइम कम है। जी हाँ जी, मेरे वाइफ और मेरे बेटी 20 जुलाई 2006 में लंदन में आया था, और मैं 2 महीने के बाद स्टूडेंट वीजा में आया था यहाँ पर, और 2012 में हम लोग ने PHW अप्लाई किया, और 2014 तक 2 साल का वीजा मिल गया। और 2014 में आप लोग ने वो जो 7S चाइल्ड रूल है उसके बेसिस में अप्लाई किया है, लेकिन होम ऑफिस ने वो रिफ्यूज कर दिया, और हमारा अपील राइट था, हम लोग ने वो अपील किया है। और वो 2016 20 जुलाई तक गया, 20 जून तक गया, लेकिन 23 जून में मेरे बेटी और मेरे वाइफ के 10 years कंप्लीट होना था। 3 दिन पहले वो कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया केस, और उसके 9 डेज के बाद हम लोग ने वो लॉयर की सलाह के मुताबिक आयलर डाल दिया, लेकिन वो भी रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन वो क्या दिया, वो बोला कि तुम लोग वो जो गैप था वो गैप वो लीगल नहीं मानता है, इसलिए तुम लोग को हम 30 मंथ के वीजा दे सकते हैं, इसलिए वो 30 मंथ के वीजा दे दिया। लेकिन कोई मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि वो अगर तुम दोबारा कोई अच्छा से लॉयर ढूंढो तो वो होम ऑफिस कंसीडर कर सकता है 10 वर्ष के लिए, 10 साल के लिए। जी देखिए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि 3 दिन रहते थे जब कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, आपके 10 साल जो कि 2016 में जून 2016 में, ठीक है, तो उसके फिर 9 दिन बाद आपने एक दूसरी एप्लीकेशन की ना? हाँ जी, ILR के लिए आपके पास 28 दिन का टाइम होता है। आप 28 दिन तक आप ILR कर सकते हैं। अगर आपने बीच में 28 दिन ओवर स्टेयर भी हो जाते हैं तो आप को ILR 10 years की बेसिस पे आप कर सकते हैं। जो आप मुझे बात बता रहे हैं उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में आपको इनडेफिनेट, मतलब आपकी वाइफ और बच्ची को इनडेफिनेट मिलना चाहिए था, जो आप मुझे बात बता रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट्स देखूँ नहीं आपकी पूरी, क्योंकि टेलीफोन पे बात और होती है, जब डॉक्यूमेंट्स देखें तो कुछ और होता है उसमें। तो लेकिन जो आप मुझे बात बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप मतलब ILR के लिए क्वालिफाई करना चाहिए इनडेफिनेट के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं आशिक बोल रहा हूँ। सर, मैं एक सवाल मैंने पूछना था कि मेरा दोस्त है, उसको 10 साल हो गए इधर जी, तो उसका केस चल रहा था, तो वो 10 साल के बेस पे उसको काफी आया था, विषय आया था, मगर उसका केस चल रहा है, वो 10 साल हो गए उसको। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुना है कि वर्क परमिट वगैरह खुल रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि तीसरे महीने में सुना है कि कुछ ये डिस्काउंट दे रहे हैं। यही 3 सवाल है मेरे साथ। देखिए, पहले आपका सवाल पहला सवाल क्या है कि उसको 10 साल हो गए तो क्या करें?
उस बंदे को 10 साल हो गए हैं इधर रहते हुए, उसको लीगल चल रहा है। नहीं, उसका केस चल रहा है, उसका वो लीगल तरीके से यहाँ पे 10 साल रह रहा है, यानी कि बिल्कुल वीजे पे रह रहा है। नहीं सर, वो विजिटर है वो था। अच्छा, तो अब 10 साल अभी उसका केस चल रहा है, तो उसको तो सवाल क्या आपका? उसको चल रहा है, 6-7 साल हो गए उसको केस चल रहा है। जी जी, और वो अकेला है? वो सैन वगैरह जी वो अकेला है, इसकी फैमिली में पाओगे उसने देखिए प्रॉब्लम थी इसकी वजह से जो जी बिल्कुल ये था, वर्क परमिट सुना है खुल रहे हैं। देखिए वर्क परमिट तो कभी बंद हुए ही नहीं ना, वर्क परमिट तो अगर आप बात करें वो बंद तो नहीं हुए, मुश्किल हो गए, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गए, और वो डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए अप्लाई कर रहा है और स्किल्ड है नहीं है, तो बंद तो कभी हुए नहीं है। जी, और जहाँ तक वो 10 साल की बेसिस है ना, जो 10 साल अगर आप वो विजिटर आया था, फिर इसका मतलब है इलीगल हुआ होगा और उसने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की हैं, तो अभी अगर उसकी कोई एप्लीकेशन है तो ठीक है, उसको चलते रहना चाहिए, या अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है तो उसको चाहिए कोई एप्लीकेशन यहाँ पे करे, क्योंकि वैसे इलीगल रहने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन रिक्वायरमेंट बहरहाल अगर कोई यहाँ पे इलीगल होता है तो वो 20 साल की रिक्वायरमेंट है, अनलेस कि उसकी सिचुएशन ऐसी हो, उसके यहाँ पे कोई पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बच्चे हो जाएँ, वो एक और सिचुएशन होती है, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैंने जो ना सवाल करना था, मैंने एक यूरोपियन लड़की से शादी की थी 2012 में। जी जी। अच्छा, तो उससे जो ना मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैंने जो ना अभी 2015 में मेरी उसके थोड़ा सा मसला बन गया था, जिसकी वजह से वो वापस चली गई थी अपने मुल्क, और इधर मुझे जो ना होम ऑफिस वालों ने जो ना मेरा वीजा टेम्परेरी स्टॉप कर दिया था उन्होंने जी। तो उन्होंने मेरा वीजा भी स्टॉप कर दिया और कैंसिल किया, और मुझे अपील दे दी थी उन्होंने जी। तो पहली अपील तो मैंने अर्जेंट करा ली थी, लेकिन दूसरी अपील पे फिर जो ना मेरी वाइफ को बुलाया, लेकिन उसको एयरपोर्ट पे उन्होंने जो ना रोक लिया था, तो फिर वो कोर्ट में नहीं पहुंच सकी। तो फिर जज ने, मैंने कहा था कि वो आई हुई है और उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया उसको, और वो यहाँ पे नहीं आ सकी बयान देने के लिए कि वो मैं इसके साथ हूँ, मैं चली गई थी। मुझे होम ऑफिस वालों ने जो ना यहाँ 12 महीने के लिए यहाँ से मुझे डिपोर्ट कर दिया था। तो अब जो है ना मेरी वाइफ, तो उन्होंने तो मुझे, जज ने मुझे फिर दोबारा अपील दी, मैंने 2 बार जो ना अपील की, और अभी तक जो ना मुझे फिर दोबारा मैंने जब अभी अपील की, तो अभी जो ना उन्होंने फिर जो ना मेरे जो सोलिसिटर था उसने कहा कि जो ना इस अपील का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी ज़रा मैंने अपील तो की है, लेकिन उसने कहा इसका फायदा कोई नहीं है, ये नया केस डालना। मैंने कहा नया केस, मेरी वाइफ इधर है, सब मेरे बच्चे इधर मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे दोबारा नया जो ना एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत? मुझे 5 साल का वीज़ा दिया था, जो से मेरी वाइफ ने जो गुस्से में जो ना वो उसने कह दिया था कि मैं इसने देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। क्विकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले तो मुझे ये बात समझनी पड़ी कि आपकी वाइफ यूरोपियन है, तो उनको यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्यों रोक लिया था, और अगर ये बात थी तो जज को बताया, तो जज ने क्यों बजाय इसके कि उस पर डिसीजन देने की कोई एडजर्न क्यों नहीं किया, यानी कि दूसरी कोई डेट क्यों नहीं दी, या क्या वजह थी, ये अब देखने वाली बातें हैं। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि आपका वकील क्यों कह रहा है कि अपील पे फर्दर, क्योंकि ऑब्वियसली उसके सामने डिसीजन होगा, उसको फैक्ट्स का ज़्यादा पता है क्योंकि उसके सामने डिसीजन है। तो मेरा मैं आपको कोई गलत मशवरा नहीं देना चाहता, प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट वीक, या मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस मेरा आ रहा है, तो और या किसी भी वकील के से आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, मैं मज़ीद डिटेल में आपसे बात नहीं कर सकता, और जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।